तो आज हम लोग क्लास में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हमने पढ़ा था कि चार्ज का क्या डेफिनेशन होता है। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल पार्टिकल्स बाय विच दे अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज पार्टिकल। ये क्या था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी था चार्ज का। और फील्ड के बारे में क्या हम लोग देखे थे, द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर अनदर चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन जहाँ पे वो कुछ दूसरे चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन सारे रीजन को हम लोग बोलते थे कि वो फील्ड है। किसी चार्ज का क्या है, वो फील्ड है किसी चार्ज पार्टिकल का, उसके सराउंडिंग में। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वर्ड पहले से आप फैमिलियर होंगे इसके साथ। पोटेंशियल था, पोटेंशियल एनर्जी आपने नाम सुना होगा कि ग्राउंड पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, और उसे एच हाइट ग्राउंड से उठाकर और कुछ हाइट तक लेकर हम चले जाएं एच हाइट तक, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल यहाँ हम कंसिडर कर लें और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पुल करके और किसी हाइट तक हम यहाँ पर लेकर चले जाएं, तो इस हाइट पे इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कितनी आती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh, है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल क्यों डिफाइन किया गया है, यहाँ कैसे एनर्जी आता है, तो ये चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो अब जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक, ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। क्या नाम है चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू हमने रखा था, सोर्स चार्ज, और उसके सामने से एक बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस से जहाँ पे इसका रेंज नहीं है, जहाँ पे फील्ड इसका नहीं हो, उसी डिस्टेंस को बोल देंगे कि वो इंफिनिटी से लाया जा रहा है। इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब सच में बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस जो रेंज है इसका, इसके फील्ड का रेंज है उससे ज्यादा रेंज पे, जहाँ पे इसका इफेक्टिव नहीं है फील्ड, वहां से लाना है, जहाँ पे इसका फील्ड वीक हो जा रहा है वहां से। तो इंफिनिटी से जब ला रहे होंगे 1 कूलम चार्ज को, +1 कूलम, -1 कूलम भी नहीं लाना है, +1 कूलम को चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उससे डिफाइन किया गया है। तो इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को मैं जब इधर लाऊंगा, तो ये पहले से जो रखा हुआ है यहाँ पे प्लस क्यू है, इसका नाम होता है सोर्स चार्ज। ये होता है सोर्स चार्ज, और इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। जो 1 कूलम को मैं ला रहा हूँ इसका नाम है टेस्ट चार्ज। अब इसे छोटा क्यों रखे हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो ये खुद अपना फील्ड क्रिएट कर देगा और इसी को डिस्टर्ब कर देगा, इसी को यहाँ से रिपेल कर सकता है। इसलिए उस चार्ज का वैल्यू एकदम कम है और इसका बहुत ज्यादा है चार्ज का वैल्यू, ताकि ये चार्ज उस पर फोर्स तो लगाए, लेकिन जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसका एकदम कम है अमाउंट उस चार्ज का। राइट, अभी हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट, इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले क्या डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ओके, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इंफिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को मैं ला रहा हूँ। टेस्ट चार्ज को स्मॉल इसलिए मैंने रखा है कि ये अगर चार्ज का अगर अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो इस पे भी फोर्स लगाने लगेगा ये, जिससे ये डिस्टर्ब हो जाएगा अपने पोजीशन से, इसलिए इसका बहुत कम वैल्यू मैंने रखा है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये स्मॉल +1 क्यू चार्ज, 1 कूलम चार्ज है, इसको मैं ला रहा हूँ इसके फील्ड में, तो ये उसको रिपेल कर रहा है, ये आने नहीं दे रहा है। +1 कूलम को ये चार्ज आने नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है आने से, क्योंकि रिपेल करेगा वो। तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट, मुझे इस पे एक फोर्स लगा के इसको लाना पड़ेगा, फोर्सफुली ऐसे लाना पड़ेगा। ये अपने आप आने वाला नहीं है क्योंकि ये उसको रिपेल कर रहा है।
तो इसको मैं फोर्सफुली लाऊंगा ऐसे, तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। मुझे क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है, ये अपने आप आ नहीं रहा है। तो जो मैं वर्क कर रहा हूँ ना इसको इधर लाने में, उससे मेरी एनर्जी लॉस हो रही है और यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है। तो जो भी एनर्जी मेरा लॉस हो रहा है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जब ये चार्ज 1 कूलम चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, 1 कूलम चार्ज कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग r डिस्टेंस पे यहाँ पे आ गया है, r डिस्टेंस पे। तो जब ये r डिस्टेंस पे यहाँ आ जाता है ना, तो इसके बाद इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है इस सिस्टम में, +1 कूलम चार्ज और ये +q कूलम चार्ज है। तो इन दोनों में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी कितनी होती है? जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको इधर से लाने में यहाँ तक, ये पॉइंट P है अगर, तो इसकी कितनी एनर्जी होती है इस जगह? तो ये एनर्जी होती है U = K, और ये Q और ये दूसरा वाला Q, तो ये कैपिटल Q, दूसरा वाला तो 1 कूलम चार्ज है, और इन दोनों के बीच सेपरेशन R मैंने रखा है, तो R मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और ये 1 कूलम की जगह पर किसी और चार्ज को लाते, आप 2 कूलम लाते, 3 कूलम लाते, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता? 1 की जगह पर Q लिखना पड़ता। Q चार्ज 1 कूलम की जगह पर क्या लिखना पड़ता? Q चार्ज लिखना पड़ता। Q भी वैसे स्मॉल ही होता, टेस्ट चार्ज ही रखना है, तो इसके कंपैरिजन में वो स्मॉल ही होना चाहिए चार्ज जो आप ला रहे हैं। तो U यहाँ पे क्या बन जाता है? जो आप वर्क करते हैं वो इक्वल हो जाता है U = K Q/R। ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, इतने डिस्टेंस पे रखा। लेकिन अगर इसे Q की जगह पर आप 1 कूलम कर देते, 1 कूलम, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होता, यानी इसको Q से मैं डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाता KQ/R। और इसी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी amount of work done or energy required to bring any charge Q to assemble a system। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में एक चार्ज सोर्स चार्ज Q है और टेस्ट चार्ज भी Q ही रखना है, कोई भी चार्ज Q रख सकते हैं आप। तो इससे एक सिस्टम बनेगा इस +Q का और ये -Q का एक सिस्टम बनेगा, और इस सिस्टम की एनर्जी होगी KQ/R। इतनी एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए दूसरे चार्ज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर यूनिट चार्ज के लिए डिफाइन है, पर यूनिट चार्ज के लिए। तो KQ/R में वो दूसरा वाला चार्ज 1 कूलम हो गया है, तो इसीलिए मैंने Q से डिवाइड कर दिया है इसको। तो इसका यूनिट क्या होगा? देखिए, अगर U जो है वो जूल है और Q है कूलम, तो V का यूनिट होना चाहिए जूल पर कूलम, और इसी जूल पर कूलम को वोल्ट भी लिखते हैं हम लोग, वोल्ट। तो ये साइंटिस्ट अपने नाम के लिए, साइंटिस्ट क्या सभी लोग अपने नाम के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मुझे सारे लोग जाने। तो इन लोग भी चाहते हैं कि मेरा नाम फेमस हो जाए, और ये जूल पर कूलम को ये इनके नाम के लिए वोल्ट लिख दिया गया, साइंटिस्ट का नेम है ये वोल्ट। तो समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितने चार्ज चाहिए? 2 चार्ज चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा भी होगा तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक ही चार्ज चाहिए, एक ही चार्ज का क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ये सिमिलर है फोर्स एंड फील्ड के। फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स लगाने के लिए 2 चार्ज चाहिए, एक सोर्स और एक टेस्ट चाहिए। एक ही चार्ज कैसे फोर्स लगाएगा? जैसे अर्थ है तो अर्थ अपने खुद पे तो फोर्स नहीं लगाएगा। अर्थ इस मेरे ये मार्कर को मैं ड्रॉप करूंगा तो अर्थ की तरफ चला जाएगा, अर्थ की तरफ चला जाएगा ये मार्कर। या मेरे पास जो ये डस्टर है इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूं, यस, तो जैसे मैं इस डस्टर को यहाँ से ड्रॉप करूंगा डस्टर को, तो ये अंडर ग्रेविटी नीचे फॉल करने लगेगा, अंडर ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी नीचे फॉल करेगा, इसका मतलब है कि ये डस्टर पे या ये मोबाइल भी मेरा जब नीचे गिर जाएगा, मोबाइल को मैं ड्रॉप कर दूंगा तो भी ये नीचे गिरेगा अंडर ग्रेविटी, अर्थ इसको पुल कर रही है अपनी तरफ। तो फोर्स लगाने के लिए 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? एक अर्थ और एक मेरा ये मोबाइल। अगर ये मोबाइल नहीं होगा यहाँ तो अर्थ किस पे फोर्स लगाएगी? वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 चार्ज को रहना जरूरी है, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। दूसरे चार्ज को यहाँ रहना जरूरी है।
इसके एब्सेंस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। अगर ये एब्सेंस यहाँ पे एब्सेंट है, ये चार्ज नहीं है, तो सिर्फ पोटेंशियल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल है। वैसे ही जैसे अगर ये मोबाइल यहाँ नहीं है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो है ना, इस मोबाइल के यहाँ रहने नहीं रहने से अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड चला जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ये मोबाइल रहे, हम लोग यहाँ पे अर्थ पे रहें या ना रहें, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो रहेगा। वैसे ही एक मैग्नेट के बारे में सोचे कि एक मैग्नेट अगर है, ये अगर एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा मैग्नेट के सराउंडिंग में। अगर यहाँ पे मैं दूसरे आयरन रॉड को एक लाऊंगा, आयरन रॉड को, आयरन नेल को, तब ये इसको अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं इस आयरन नेल को यहाँ से हटा लूँ, नहीं रहे, तो यहाँ पे इसका फील्ड है ना, अभी भी फील्ड है ना, इसका फील्ड अभी भी रहेगा, राइट। अगर फोर्स एक्सपीरियंस करना है तब दूसरे चार्ज को यहाँ पे लाने की जरूरत है, अदरवाइज फील्ड रहता है। तो वैसे ही पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन किया जा सकता है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। जैसे ही उस पॉइंट पे किसी चार्ज को लाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फील्ड हर जगह रहता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड पूरे चारों तरफ इसके है, और जैसे ही मैं किसी मास को इसके पास लाता हूँ वो फोर्स लगा देता है। मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा से रहता है। जैसे ही किसी आयरन रॉड को या आयरन नेल को उसके पास लाते हैं तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो समझ गए आप कि फोर्स लगने के लिए किसी एक्स्ट्रा एक लाना पड़ता है मुझे चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस कराने के लिए, लेकिन फील्ड अपने आप होता है उस जगह पे। वैसे ही पोटेंशियल किसी पॉइंट पे होगा, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक और चार्ज को लाना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बनाने के लिए। ये सब समझ में आ गया। अब यूनिट की बात अभी बता दिया मैंने आपको कि ये जूल, ये कुलम, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कुलम, और जूल पर कुलम को ही वोल्ट हम लोग बोल देते हैं, वोल्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल पूछेगा तो जूल पर कुलम भी बोल सकते हैं और वोल्ट भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट रहेगा। अब जो हमने ये यहाँ पे अभी जो ये फॉर्मूला देखा है, इसका डेरिवेशन अब हम लोग को करना है कि ये कैसे आया, एनर्जी इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, ये कैसे आया है, इसका भी डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड में शेयर कर लेता हूँ, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है क्यू, कैपिटल क्यू, और यहाँ से मैं स्मॉल क्यू चार्ज को, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज को यहाँ इंफिनिटी से ला रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से ला रहा हूँ। तो किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच में कोई भी एक आप इंस्टेंट ले लीजिए जिस समय इसकी डिस्टेंस इससे ये आर डिस्टेंस है, यहाँ तक मैं इस चार्ज को ऑलरेडी ले आया हूँ इस डिस्टेंस तक। अब आर डिस्टेंस तक मैंने ऑलरेडी इसको लाया हुआ है। अब इससे और मुझे कितना डिस्टेंस लाना है, मुझे इसको फाइनली मुझे इस पी पॉइंट पे लाना होता है। फाइनली ये बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया है, ये एक्स लिया है समझिए, और मुझे यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे लाना है, इसको आर डिस्टेंस पे लाना है फाइनली। मतलब सिचुएशन ये है, फिर से एक बार देखिए, ये कैपिटल क्यू चार्ज है और स्मॉल क्यू चार्ज को मुझे इंफिनिटी से और किसी डिस्टेंस आर तक जो कि पी पॉइंट पे है मुझे लाना है उस स्मॉल क्यू चार्ज को, और इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा यही फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अब ये स्मॉल क्यू चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट फोर्स होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए कैसे करेंगे, वेरिएबल फोर्स के लिए जब आएगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी भी डिस्टेंस पे x पे कंसीडर कर लेंगे, किसी भी डिस्टेंस x पे कंसीडर कर लेंगे कि इस पार्टिकल है एनी टाइम t पे, फिर इस डिस्टेंस से और इसको dx और थोड़ा सा मूव कराएंगे, dx मतलब यहाँ से पॉइंट A से B लाए, और A से B का डिस्टेंस क्या है, एकदम स्मॉल डिस्टेंस है, और इतने कम डिस्टेंस में हम कंसीडर कर सकते हैं कि इतने छोटे से डिस्टेंस लाने में फोर्स लगभग कांस्टेंट रहा होगा। तो कितना फोर्स उस पर लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है K और Q1 Q2 Q और दूसरा वाला चार्ज स्मॉल q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस x है,
तो मुझे इसको एक्स स्क्वायर लिख देना चाहिए, के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और वर्क डन होता है दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दूंगा dx, क्योंकि यहाँ से मैंने dx और मूव कराया है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा था, रिपल्सिव जैसा लग रहा था, ऐसे लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ हुआ है, तो क्या 180 डिग्री एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में? कितना एंगल है बताइए? 180 डिग्री एंगल है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि फोर्स तो उधर लग रहा था रिपल्सिव जैसा, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि मैं ए से बी लाया हूँ, इसको ए से बी लाया हूँ ऐसे, जबकि ये फोर्स उसको रिपेल कर रहा था। तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस एक लिख देना चाहिए, cos 180। ऐसा क्यों लिखा मैंने वर्क डन? अच्छा, ये छोटा सा वर्क डन हुआ, DW वर्क डन हुआ, क्योंकि मैं पूरा इंफिनिटी से मुझे P तक लाने में करना है, मुझे डिराइव किसके लिए करना है, इंफिनिटी से और P तक लाने में कितना वर्क डन हुआ ये पता करना है। लेकिन ये तो सिर्फ A से B तक का हुआ है ना, A से B तक का, तभी तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ओनली dx ही डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने। ओके, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ A से B तक ही लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो इसलिए ये छोटा सा वर्क डन मिलेगा DW। cos 180 का वैल्यू -1 होता है, -1, तो ये स्मॉल वर्क डन आया के क्यू स्मॉल क्यू, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा ये, और उसके अलावे एक आया एक्स स्क्वायर और dx, और cos 180 था इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो स्मॉल वर्क डन इतना आया, ए से बी लाने में इतना आया। तो टोटल वर्क डन के लिए आपको भी पता है कि इंटीग्रेट किया जाएगा टोटल वर्क फाइंड करने के लिए, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ लाना था मुझे, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाना था, तो टोटल वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, 0 से और W तक टोटल वर्क डन, W मैंने माना, और वो जब इनफाइनाइटली सेपरेटेड थे तो मुझे कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ा था, वो अपने आप उतने दूर पे थे, तो 0 से W टोटल वर्क डन होगा। अब अगर इन्फिनिटी पे है तो 0, और यहाँ पे P पे मैं ले आऊंगा, तो टोटल वर्क डन जो होगा उसको मैंने W कंसीडर किया है। अब इधर भी इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाता है ना इंटीग्रेशन से, और एक माइनस भी देखिए लगा हुआ है यहाँ, ये वाला माइनस लगा हुआ है। फिर मैं इसको इंटीग्रेट किया तो 1/x² आया, 1/x², और ये dx आया। लेकिन तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है, जो कि बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, और ये HC वर्मा का बुक होता है, NCERT का बुक है, वो सारे बुक में, किसी भी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है किसी भी बुक में बताइए? कि यहाँ पे एक और माइनस लगाना पड़ेगा आपको, एक और माइनस लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये dx देखिए, टाइम x मैंने यहाँ से यहाँ लिया था, तो जब ये इधर आ रहा है चार्ज की तरफ, तो ये dx निगेटिव होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। x इंक्रीज करेगा, x का वैल्यू, आप इसके पास आइए ऐसे, तो x कम हो रहा है ना, यानी dx इज डिक्रीजिंग, x इज डिक्रीजिंग, सो dx विल कम निगेटिव। लेकिन जब इसका आप एरिया निकालेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, एरिया क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसलिए एक और, ये इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी के कारण एक और निगेटिव लगाना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से कहाँ पे लाना है मुझे, यहाँ से r डिस्टेंस पे लाना है, r। लेकिन जब आप इन्फिनिटी से r मूव करेंगे ना, तो x कम होता जा रहा है, यानी ये dx निगेटिव आ जाएगा, तो एक और निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा यहाँ। तो एक और निगेटिव साइन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव लगाएगा। ये एक और निगेटिव क्यों ला रहे हैं हम, उसके लिए आपको इधर साइड में देखिए मैं बता रहा हूँ, जो कि इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है मैथ में। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने आपको एक ऐसे इक्वेशन दिया y = x, ये इक्वेशन है y = x, और मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया मुझे निकालिए, x = कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, तो उल्टा मैंने इधर दे दिया, मैंने दे दिया कि 2 से 1 तक का एरिया निकालना है। ये एरिया तो निकालना है, लेकिन कहाँ से कहाँ उल्टा निकालना है, इधर की तरफ निकालना है, 2 से 1। तो इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन से मिलता है, तो x dx
लिखेंगे, इक्वेशन है x, y का वैल्यू क्या है x, और dx यहाँ लिखेंगे, और 2 से लेकर 1 तक आप लिखेंगे इसको, क्योंकि मैंने बोला है कि 2 से और 1 तक, x इनिशियल मैंने 2 बोल दिया और x फाइनल बोल दिया 1, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और लिमिट पुट करेंगे 2 से 1, तो ये 1 ऊपर सब्स्टिट्यूट करने से 1/2, और 2 ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 4/2 आएगा। तो ये एक निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम इसका? एलसीएम यहाँ तक दिख रहा होगा शायद, यहाँ तक, हाँ यहीं तक दिख रहा है ना, यहाँ तक, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। इसमें लिमिट पुट करते हैं ना हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो पता होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया जाता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर 4/2, 4/2 आ जाएगा 4/2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3/2 आंसर आ गया, जबकि ये गलत आंसर हो गया, क्योंकि एरिया तो निगेटिव नहीं हो सकता है। एरिया निगेटिव हो सकता है क्या, बताइए मुझे, क्या एरिया निगेटिव कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। एरिया तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये जो रिजल्ट आया ना वो गलत आ गया रिजल्ट। तो इसको कैसे हम करेक्ट करें, इस रिजल्ट को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, इस रिजल्ट को बताइए। इस रिजल्ट को मुझे करेक्ट करने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा, अलग से क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो एक निगेटिव मैं अलग से इसमें लगा दे रहा हूँ। चलिए करते हैं, काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ निगेटिव लगा देना चाहिए मुझे एक और, ऐसे। तो ये कब निगेटिव लगाते हैं इंटीग्रेशन में, बताइए। एक निगेटिव लगाएंगे तब एरिया पॉजिटिव आएगा, निगेटिव लगाने के बाद ये एरिया पॉजिटिव आएगा। तो कब हम लोग ये निगेटिव कब लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जब क्वेश्चन में जो लिमिट दिया हुआ है ना 2 से लेकर 1, तो 2 से 1 जब आप मूव करेंगे, 2 से लेकर 1 तक जब आप मूव करेंगे, यहाँ पे, यहाँ देखिए 2 से लेकर 1 जाना है। 1 से 2 जाना होता तो माइनस नहीं लगता, क्योंकि 1 से 2 अगर जाते तो x बढ़ रहा था, तो यहाँ पे x बढ़ रहा था तो ये dx पॉजिटिव आता, dx क्या आता? पॉजिटिव आता, x बढ़ता तो, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, dx क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर x इंक्रीज करे तो फाइनल माइनस इनिशियल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बाद वाला x ज्यादा होगा, इंक्रीज कर रहा है इसलिए। लेकिन x यहाँ पे क्या रहा है? डिक्रीजिंग। अगर आप 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो डिक्रीजिंग है, तो एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लिख दिए, समझ गया। यहाँ भी वही सिचुएशन है कि नहीं, जब मैं इन्फिनिटी से और p की तरफ आ रहा हूँ तो ये x पहले इतना ज्यादा x था, फिर x कम हो रहा है, तो x कम हो रहा है यानी फाइनल x ज्यादा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे ये निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आएगा तो एरिया अंडर कर्व निगेटिव आने लगेगा, तो मुझे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस इंटीग्रेशन में यहाँ लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक और माइनस यहाँ लगा दिया, एक और माइनस इंटीग्रेशन में लगा दिया। ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, ये फिजिक्स का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इंटीग्रेट करने समय ऐसा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें, अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस इतना सा मेरा काम है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो आइए इधर इंटीग्रेट करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। के क्यू, डाउट आएगा तो आराम से आप बताइएगा कि क्यों ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इंटीग्रेट मैंने किया इन्फिनिटी से आर तक। ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स का आएगा डिराइव करने के लिए। ये इंटीग्रेशन 1/x², कैसे इंटीग्रेट करें सर? तो इसको x को ऊपर लेकर चले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी से r तक x⁻² dx। x⁻² का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इसका होगा x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, ऐसा ही तो होता है ना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट इन्फिनिटी से r तक। ये कौन सा फॉर्मूला मैंने लिख दिया? ये x⁻n का फॉर्मूला होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1 k q q। अब ये क्या बन जाएगा? ये -2 + 1 -1 आ गया, और ये x⁻−1 आ गया, x⁻−1 और नीचे आ गया -1।
इन्फिनिटी से आर, क्या मैं -1 को बाहर ले सकता हूँ? बिल्कुल। तो के क्यू क्यू और ये माइनस को मैं बाहर ले लिया तो यहाँ पे माइनस लग गया, 1 नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक्स टू द पावर -1 था तो 1/x लिख दिया मैंने, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है मुझे, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया ना ये सब कैसे हुआ ये सब? अब मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, इधर ये क्लियर कर दिया मैं यहाँ तक। यहाँ से अब कर रहे हैं काम ना, माइनस के क्यू क्यू, अपर लिमिट बताइए 1, आर की जगह पर क्या रखना है मुझे? एक्स की जगह पर आर रखना है, तो 1/r माइनस लोअर लिमिट, यानी आर एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करना है तो 1/∞। मैंने ऐसे पुट कर दिया, क्योंकि मुझे पुट करना था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही तो पुट करना था, है कि नहीं? तो ये क्या आ गया बताइए मुझे? ये 1/∞ क्या होता है? -k/q/r तो आया, लेकिन 1/∞ का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा बताइए? 1/∞ क्या हो जाता है? 0। तो इतना फॉर्म इतना आया, तो ये क्या आया बताइए? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय क्या आया? ये इलेक्ट्रिक फोर्स आया, इन्फिनिटी से आर तक लाने में। तो जितना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इसका अपोजिट होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेल कर रहा था उधर, रिपेल कर रहा था, तो इसका वर्क डन ये आया। तो एक्सटर्नल एजेंट का क्या वर्क डन आएगा? जो इसको इस तरफ पुश कर रहा था, क्या इसी का उल्टा आएगा वर्क डन? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या आ जाएगा? अपोजिट। तो मैं लिख दे रहा हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट के, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव लग रहा है ऐसे बाहर की तरफ, और जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको इधर की तरफ लाया है पुश करके, तो दोनों का वर्क डन अपोजिट है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इसमें माइनस लगा कर आएगा, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ दिस, यानी k/q/r। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आया, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आया ना, यही स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मुझे लिखना होगा कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, तो वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो गया? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पॉजिटिव k/q/r। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा, एकदम स्ट्रिक्टली आपसे किसी ने पूछा कि बताओ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ, मुझे एक्सटर्नल के वजह से नहीं जानना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ कि कितना हुआ, तो आपको -k/q/r बताना है। याद करके नहीं बता देना है कि KQ प्लस में आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, क्या होगा? निगेटिव आएगा, निगेटिव में आएगा। देखा आपने यहाँ पे निगेटिव आया था, -k/q/r आया था। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आया था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स -k/q/r है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आएगा +k/q/r, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आएगा ये पॉजिटिव। यहीं पे साइड में लिख दे रहे हैं, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि माइनस ऑफ दिस, यानी कि +k/q/r। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया? पॉजिटिव k/q/r। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये किसके इक्वल है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क किया इसको इन्फिनिटी से लाने में, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है यहाँ पे। क्लियर हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो एक बार आप खुद से इसको एक बार ट्राई कर लेंगे कि कैसे किया गया डेरिवेशन। ये एग्जाम में हो जाएगा आपसे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? जब दो स्मॉल चार्ज एक किसी सेपरेशन पे रखे हुए रहते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये दो कैप है, आप देख रहे होंगे, ये दो अगर चार्ज मैं इन दोनों को कंसीडर कर लूं, इन दोनों को एक अलग कलर का मैं ले लेता हूं, ये आप देख पा रहे हैं, एक
रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है। तो इन दोनों को मैं एक चार्ज, दो चार्ज कंसीडर कर दूं, एक को पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब किसी सेपरेशन पे रखे हुए रहते हैं, स्मॉल सेपरेशन पे, तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, है कि नहीं? क्या इसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है? अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है कुछ। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? तो इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज लिख दीजिए आपकी कितना चार्ज है। अगर दो चार्ज को आप ऐसे पास पास में रखे हैं, तो इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इन दोनों के बीच के सेपरेशन के साथ। मतलब चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन these two charges is defined as dipole moment, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये फॉर्म कर दिया, इसका डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? तो इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। डायरेक्शन होता है डाइपोल का नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले चैप्टर में फाइंड कर लिया है, इस चैप्टर में क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल, राइट। अब आप ये भी समझ सकते हैं डाइपोल में कि ये एक यहाँ पे जो रखा हुआ है ये एक पोल है, मतलब एक चार्ज समझिए, और दूसरा वाला चार्ज किधर समझना है? ये दूसरा वाला इधर आपको पोल दिख रहा होगा यहाँ, ये दूसरा वाला चार्ज है। तो इन दोनों में से किसी एक चार्ज को इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए? इक्वल चार्ज का, और नेचर अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला जाएगा। अब हम लोग आइए डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते हुए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में क्या होता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक माइनस क्यू चार्ज था, माइनस क्यू, और एक प्लस क्यू चार्ज, इतने दूरी पे हम बना दे रहे हैं प्लस क्यू चार्ज। तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम मेरा बन रहा है एक सिस्टम, इस सिस्टम को मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी सिस्टम को मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इसके बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक के, इस सेपरेशन को 2a लिया जाता है। आप कुछ भी 2x भी ले सकते हैं। तो इसके बीच वाले पॉइंट से इधर a लिया जाता है कि ये a है, और इधर से भी कितना डिस्टेंस पे है? ये a डिस्टेंस पे है। ये बीच वाला सेंट्रल इसका पॉइंट है O। अब इसी डाइपोल का मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था हम लोगों का KQ/R, और पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था, इसको मैंने 1 कर दिया था तो पोटेंशियल बन गया था 1 पर यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन होता है। तो वर्क डन हमने देखा था कि स्मॉल क्यू चार्ज के लिए KQ/R आया था। तो वर्क डन फॉर 1 कूलम चार्ज क्या आता है? ये 1 हो जाता, तो KQ/R आता, ओनली KQ/R आता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है K कैपिटल Q स्मॉल Q/R। आर स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर तो फोर्स और फील्ड में होता था, आर स्क्वायर किस में होता था? फोर्स निकालने में और फील्ड निकालने में आता था आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ आर ही है, तो ध्यान से देखना है इसको। अब इसके लिए दो पॉइंट्स होंगे, एक एक्सियल होगा और एक इक्वेटोरियल होगा। एक्सियल लाइन किसको बोला जाता है और इक्वेटोरियल किसे बोला जाता है? तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में ये डिफरेंस है कि इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो पॉइंट आएगा इस लाइन के ऊपर, उसी पॉइंट को मैं बोलूंगा कि वो एक्सियल पॉइंट है। तो इधर मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए ऐसे क्लियर है ये, और इधर मैं लिख दे रहा हूँ कि पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था KQ/R। ये याद रखना है, KQ/R आया था पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब एक्सियल लाइन किसको बोलेंगे बताइए? डाइपोल बस इतना ही है, ये लाइन बीच में कुछ भी नहीं है। ये तो लाइन मैंने दिखाया है कि ये ए डिस्टेंस, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि इसको एक रॉड से कनेक्ट किया हुआ है, ऐसा नहीं। ये तो बस चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों चार्ज यहाँ रखे हुए हैं। अब कोई सोचेगा ये तो अट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में अट्रैक्ट होकर मिल जाएंगे, लेकिन इनको कैसे भी करके फिक्स करके यहाँ रखा हुआ है, यहाँ इनको बाउंडेड ये है, इसको फ्री नहीं छोड़ा गया है वहां जाने के।
तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जा रहा है। अब इस पे मैंने बोला कि एक एक्सियल लाइन होता है। एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं? तो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन, इन दो पॉइंट से एक लाइन बनता है ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन आपको ऐसे मिलेगा, देखिए। तो इसी लाइन को, रेड वाला लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इसी लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं सर? इसके परपेंडिकुलर जो लाइन मैं ड्रॉ करूंगा ना, ये रेड वाला फिर से, इसी लाइन को, इसके परपेंडिकुलर वाले लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, इक्वेटोरियल लाइन। और इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल जैसा जो मैंने ड्रॉ किया है, एक्सियल लाइन। अब इसका डेरिवेशन करना है कि इस एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है पी, यहाँ का पोटेंशियल पता करना है। तो इस प्लस का भी पोटेंशियल होगा और इस माइनस का भी पोटेंशियल होगा, और दोनों का मुझे सम करना पड़ेगा। जो भी होगा इन दोनों का सम, वही आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा? प्लस का और माइनस का। क्या मुझे वेक्टर सम करना पड़ेगा या जस्ट अलजेब्रिकली ऐड करना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी, वैसे कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सारे एनर्जी कैसे हैं? स्केलर हैं। तो उन्हें वेक्टर रूल से ऐड करना ही नहीं है, तो ये तो और इजी हो गया मेरे लिए। अलजेब्रिक रूल से ऐड करना है, तो वो तो आसान है ना। पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा v एट पॉइंट p इक्वल टू, पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों का सम ही तो होगा, माइनस क्यू चार्ज का और प्लस क्यू का। तो अब आइए लिखते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस p पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? तो ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, अगर r के टर्म में हम लोग डिराइव करेंगे, जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ये r गिवन होगा। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय r का वैल्यू गिवन होता है, राइट? ये r का वैल्यू गिवन होगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस वक्त। तो अब पोटेंशियल एट पॉइंट p, पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस क्यू, उधर एकदम कॉर्नर में देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? के क्यू बाई आर। के क्यू कितना चार्ज है? प्लस क्यू है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस क्यू। प्लस नहीं लिखा हूँ, आप समझिएगा ये प्लस क्यू है। और आर मतलब इससे इसकी दूरी लिखनी है मुझे, इससे इसका डिस्टेंस लिखना है। तो पता है इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये सेंटर से डिस्टेंस आर था, और ये ए, ऑलरेडी ये वाला डिस्टेंस कितना गिवन है? ए। तो प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस पी पॉइंट की, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है मेरा, जिस पॉइंट पे मुझे पता करना है कि यहाँ पे पोटेंशियल बताइए कितना है, तो उसकी डिस्टेंस पता है क्या? आर माइनस ए है। आर माइनस ए है कि नहीं? आर माइनस ए, ध्यान से देखेंगे तो आर माइनस ए है ना, क्योंकि सेंटर से यहाँ आर था और इस चार्ज से खुद सेंटर ए पे था, तो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? आर माइनस ए। वैसे ही अगर इसके लिए लिखें माइनस क्यू के चलते, तो के, और ये माइनस क्यू है इसलिए मैं माइनस लिखूंगा यहाँ, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है, तो माइनस का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए माइनस को लिखना पड़ेगा यहाँ। अब इससे कितनी डिस्टेंस है पी पॉइंट की? ये तो बहुत ज्यादा दिख रहा है डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस ये है, और इससे और इधर ए और इधर जाना है मुझे, तो कुल मिला के यहाँ आर और इससे ए और एक्स्ट्रा, तो आर प्लस ए, आर प्लस ए, इतनी डिस्टेंस थी। तो के क्यू बाई मैंने लिख दिया डिस्टेंस जो भी था वो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम देख लेंगे, पहले तो कॉमन ले लें क्या? के क्यू दोनों में ही है ना, तो के क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे आ रहा है 1/r माइनस ए, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/r प्लस ए। इतना तो आ गया होगा आपको समझ में। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? r माइनस आर प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी को लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो के क्यू तो बाहर है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे इधर मल्टीप्लाई करना होता है, इससे इधर मल्टीप्लाई करना होता है, और बीच में माइनस, तो आर प्लस ए
और बीच में मैंने इसके लिए माइनस लिख दिया, और ये इधर टर्म लिखूंगा मैं r माइनस ए। तो ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो के क्यू r प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, r कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, कितना आ गया, के क्यू ए और ए मिलाकर हो गया, दोनों मिलाकर हो गया 2a, और यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही फॉर्मूला हो गया, यही इतना ही डिराइव करना है एग्जाम में अगर आएगा तो। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिखा हुआ रहता है इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बताइए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। ये चार्ज और ये चार्ज के बीच देखिए ए और ए 2a सेपरेशन है, तो ये Q इंटू 2a को कभी कभी क्या लिख देते हैं हम लोग, P लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो इसको ऐसे भी एग्जाम में लिखा हुआ रह सकता है, इक्वल टू के Q इंटू 2a हो जाता है P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। वेयर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। यहाँ पे मैंने P किसके जगह पर लिखा है, Q इंटू 2a के जगह पर लिखा है। और ये P होता क्या है, इसको P को क्या डिफाइन किया गया है, इसको बताया गया है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, मतलब चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोला जाता है, और उसका सिंबल P है। तो ये लिख भी सकते हैं, और यहीं तक आंसर आप रख सकते हैं कि यहीं तक मेरा आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आ गई ये बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये फॉर्मूला हो गया। अब कभी कभी क्या दिया हुआ रहता है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब कभी कभी क्या रहता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या किया हुआ रहेगा, ये कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि इस डाइपोल में आर जो बहुत ज्यादा है, ये मतलब डिस्टेंस जो है ना एक्सियल लाइन पे, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे मुझे निकालना है, मतलब उसके कंपैरिजन में ये ए डिस्टेंस जो है ना 2a या ए डिस्टेंस वो बहुत कम है। तो इफ आर फार फार ग्रेटर देन ए, तो उस कंडीशन में मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ, ये जो दिया हुआ है उसमें किसको नेग्लेक्ट मुझे करना चाहिए। ये फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या था v का, ये था के क्यू इंटू 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर कंडीशन दिया है कि इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन ए, तब आप इस ए को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इसको नहीं हटा सकते हैं यहाँ से। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ए जब स्मॉल है तो यहाँ से भी नेग्लेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ से भी करना चाहिए, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो ज्यादा चेंज लाता है किसी डिजिट में, मतलब स्मॉल नंबर को ऐड करने से कम फर्क पड़ता है, और किसी स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी में मल्टीपल में है, तो वो उस डिजिट को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है। जैसे अगर आपके पास 100 रुपीज है, राइट, कितना रुपीज है, 100 रुपीज है। अब मैं इस 100 रुपीज में आपको 0.1 ऐड करने के लिए बोलूं और मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं, तो देखिएगा क्या होगा। अगर मैं इसमें 0.1 ऐड करूं तो इसका वैल्यू 100.1 आएगा, तो लगभग वो 100 रुपीज ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा 0.1 से। लेकिन अगर मैं इसमें 100 इंटू 0.1 कर दूं तो इसका वैल्यू 10 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट आएगा तो यहाँ एक जीरो कैंसिल कर लेगा। तो मल्टीप्लाई करने से देख रहे हैं आप, स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना चेंज ला दे रहा है, ये 100 से सीधे 10 कर दे रहा है ये, जबकि स्मॉल नंबर को ऐड करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लगभग वही है। तो इसीलिए जहाँ पे ये ऐड किया हुआ है वहां नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो यहाँ नेग्लेक्ट कर दीजिए। लेकिन ए यहाँ पे मल्टीपल में है, यानी यहाँ नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेंज करने वाला है न्यूमरेटर को। तो अगर ऐसा दिया है कि इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन ए, देन वी कैन नेग्लेक्ट दिस ए एंड नॉट दिस वन। सो वी विल बिकम के क्यू, और ये 2a रहेगा, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर जो था वो सिर्फ आर स्क्वायर रह जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर, के पी। मैंने बताया था ना कि q इंटू 2a को p लिखते हैं, इतने टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग, p, डाइपोल मोमेंट। तो के पी बाई आर स्क्वायर आ गया। देखिए
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या आ गया, Kp/r²। और इसका सिमिलर फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड Kp/r³ आया होगा। जब आप पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किए होंगे ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट, तो उसमें फॉर्मूला आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Kp/r³ आया होगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, Kp/r² आ रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया Kp/r²। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे करते हैं। ये तो हमने एक्सियल लाइन पे किया, अब इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है हम लोगों को। तो इक्वेटोरियल कहाँ पे है इक्वेटोरियल, इधर आपने बताया था सर कि परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ये दोनों ये डाइपोल को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, P पॉइंट ले लिया। अब ये देखिए रेड से मैं ले लेता हूँ ये पॉइंट P। अब इस P पॉइंट पे इसका भी पोटेंशियल होगा, प्लस Q का भी और माइनस Q का भी होगा, दोनों का ही पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे, एक ही का थोड़े होगा, दोनों का पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल होगा। अब ये फील्ड नहीं है कि ऐसे एरो से मिलाएंगे, ये सिर्फ डायरेक्शन, ये लेंथ मुझे ये लेना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा ना, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इन्हीं दोनों का तो सम होगा, है कि नहीं। अब इस पॉइंट पे प्लस Q चार्ज का पोटेंशियल भी निकालना है और माइनस Q का भी, माइनस Q इधर है, इसका भी निकालना है मुझे यहाँ। अब एरो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, ये सब ये पोटेंशियल स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ऐसे एरो मैं देता, इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q। तो प्लस Q पोटेंशियल का फॉर्मूला है यहाँ KQ/R, के Q कितना है, प्लस Q है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस, ये तो नहीं दिया हुआ है, ये R होता है, सेंटर से R डिस्टेंस पे फाइंड करना होता है हमेशा, और ये A दिया हुआ है, तो क्या ये √R² प्लस A² हो जाएगा, √R² प्लस A² हो जाएगा ना, √R² प्लस A², है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ √R² प्लस A², ये प्लस Q का पोटेंशियल हुआ। और माइनस Q का पोटेंशियल क्या होगा सर, तो माइनस Q का होगा K, और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस Q अपॉन, इससे इसका सेपरेशन भी तो वही है, √, वही है ना, R² प्लस A² ही तो है। तो ये मुझे फिर से लिखना चाहिए एक बार, R² प्लस A², इन दोनों का सम करेंगे तो पक्का 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जितना है ये उतना ही है, सेम है। KQ ये जितना है माइनस प्लस में, वो माइनस में उतना ही है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे कितना होता है, 0 होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगा, ये क्या आ गया, 0। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0। कहाँ पे 0 होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सियल लाइन पे होता है क्या, नहीं। कहाँ पे 0 होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। कौन से पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पे। क्लियर है, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप एक बार इसको लिख सकते हैं, मैंने डिराइव किया वैसे ही किया हुआ है, बुक्स में भी डेरिवेशन, वहां से भी आप कर सकते हैं कॉपी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया, एक बार आप देख लीजिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया। क्लास 12 का चैप्टर 2 में चार्ज और फील्ड चैप्टर 1 था, उसका थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग यहाँ पे देखे ब्रीफली कि क्या क्या दिया हुआ था। चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन मैंने देखा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है दूसरे चार्ज को। और फील्ड भी मैंने देखा कि किसी मैग्नेट के या किसी प्लैनेट के या किसी चार्ज के सराउंडिंग का एरिया जहां तक वो दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, उसके सराउंडिंग के रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं कि फील्ड है वहां। जैसे आप याद कीजिए कि फील्ड क्या होता है, फील्ड मतलब किसी का दबदबा कितना होता है। जैसे मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे PM है उनका फील्ड क्या है, तो उससे आपको पता चलेगा कि उनका फील्ड पूरे कहाँ पे है, पूरे इंडिया में उनका फील्ड है।
वैसे ही जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनका किसी स्टेट में होगा, किसी स्टेट में उनका इन्फ्लुएंस होगा, तो उनका फील्ड एक स्टेट लेवल तक होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखा कि इंफिनिटी से लाने में किया गया वर्क डन था। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी से किस चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन था, एनी चार्ज क्यू को लाने में किया गया वर्क डन। लेकिन ये इसके लिए मुझे यूनिट चार्ज को लाना पड़ा था, 1 कूलम चार्ज को। फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, कितना हमने देखा आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने ये एक प्लस चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज जब रखा हुआ होता है आपस में, तो कैसे ये दोनों सिस्टम एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें हम किसी अलग तरीके से फिक्स करके रखते हैं ताकि ये मिल ना जाए एक दूसरे से। तो ये आपस में मिलना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें हम मिलने नहीं देते हैं। इन दोनों को आपस में इतने डिस्टेंस पे मेंटेन रखते हैं एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। तो इस तरह के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वल दोनों चार्जेज होते हैं, जो माइनस वाला चार्ज उतना प्लस वाला ही चार्ज था, और उसका हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने क्या दिखाया था, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था, राइट। उसके अलावा हमने इसी वीडियो में ये भी देखा कि कैसे एक सोर्स चार्ज, यहाँ पे ये कैपिटल क्यू चार्ज सोर्स चार्ज, अगर आप समझे ये सोर्स चार्ज है, तो एक स्मॉल क्यू चार्ज को, टेस्ट चार्ज को आप उधर से ला रहे हैं, ये पिंक कलर का जो चार्ज उसको इन्फिनिटी से लाते हैं हम, इसको इधर लाने में मुझे वर्क डन करना पड़ता है। और जो इस स्मॉल क्यू चार्ज को लाने में इधर वर्क डन करना पड़ रहा है, जो मुझे इस कैपिटल क्यू चार्ज के पास, उसी वर्क डन से मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, और वो इस सिस्टम की, इस पॉजिटिव क्यू और इस निगेटिव चार्ज वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है? पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है सिस्टम का, है कि नहीं? समझ में आ गई बात? अब इस वीडियो में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बारे में हम लोग सीखे कि चार्ज क्या होता है और फील्ड क्या होता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल से अगर देखें कि चार्ज और फील्ड क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि चार्ज, समझिए कि ये सोर्स चार्ज है, मोदी जी को मान लीजिए सोर्स चार्ज है ये। तो और इनके सराउंडिंग में, मोदी जी के सराउंडिंग में जो लोग होंगे, यानी पूरे इंडिया में जो लोग होंगे, वो मोदी जी से डरते होंगे, है कि नहीं? क्योंकि इनका पूरा इंडिया में ये किसी पे चाहे तो फोर्स लगा सकते हैं, मतलब उन पे एक्शन ले सकते हैं कुछ ये। तो अगर हम बोलेंगे कि मोदी जी का फील्ड क्या है, फील्ड, तो मोदी जी के का फील्ड पूरा इंडिया है। मतलब जहां तक किसी का इन्फ्लुएंस होता है, जहां तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, वहां तक उसका फील्ड होता है। तो किसी भी मैग्नेट का कुछ फील्ड होता है, उसके सराउंडिंग, छोटा मैग्नेट होगा कम, बड़ा मैग्नेट का ज्यादा फील्ड होगा। तो वैसे ही मोदी जी का भी फील्ड कहाँ पे है? तो पूरा इंडिया में है। वैसे ही योगी जी की बात करें तो इनका इनका फील्ड कहाँ तक है? तो योगी जी का फील्ड पूरे यूपी में है। यूपी के लोग इनसे डरते होंगे, यूपी के लोगों पे ये अपना जो भी ये रूल बनाएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एमपी या अदर स्टेट में इनकी वजह, या राजस्थान या एमपी में इनसे लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि वहाँ किसी और का फील्ड होगा, उस जगह किसी और का फील्ड होगा। तो जैसे इनका फील्ड है, इनका भी एक फील्ड है, मतलब इनका रीजन है जहां तक ये फोर्स लगा सकते हैं दूसरे चार्जेस पे। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का भी उसके सराउंडिंग में जो रीजन होता है जहां तक वो दूसरे को फोर्स लगा सके, उस रीजन को उसका फील्ड बोला जाता है। ओके। अब इसके अलावा हमने ये देखा इस वीडियो में कि मोदी साहब तो पूरे इंडिया में इनका फील्ड ऐसे था, ये समझ लिए थे हम लोग, पूरे इंडिया में यहाँ पे मोदी साहब का पूरा फील्ड था यहाँ। लेकिन योगी जी का सिर्फ यूपी में ही फील्ड था। तो यूपी कहाँ है? मैं अभी जहाँ पे हैंड रखा हूँ यही यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, और उसके नीचे ये मध्य प्रदेश है, एमपी। तो योगी जी का तो सिर्फ यूपी में ही फील्ड है, यूपी तक। और पूरे इंडिया में अगर बात करें तो मोदी जी का पूरे इंडिया में फील्ड है कि नहीं? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक चार्ज का फील्ड होता है जहां तक वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। फिर हमने सेकेंड अपना स्टार्ट किया था, सेकेंड पार्ट,
चार्ज एंड फील्ड के बाद पोटेंशियल एनर्जी इस चैप्टर में सीखे थे कि कैसे इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ता है हम लोगों को, और उस वर्क को करने में ये अपने आप पास नहीं आना चाहते हैं। जैसे ये दो चार्जेस हैं तो ये ऐसा, इनके बीच ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंग है, उसमें स्प्रिंग नहीं रहता है, लेकिन ये स्प्रिंग जैसा ही है, क्योंकि स्प्रिंग को भी आप कंप्रेस करेंगे इस तरह से तो वो कंप्रेस नहीं होना चाहेगा। वैसे ही जब दो चार्जेस को पास लाना चाहेंगे तो वो आना नहीं चाहते हैं अपने आप, तो मुझे फोर्सफुली लाना पड़ता है। इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ता है, मेरी एनर्जी लॉस होती है, और जो मुझे वर्क करना पड़ता है वही यहाँ पे स्प्रिंग के फॉर्म में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ चार्ज है तो चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चार्ज स्टोर हो जाता है। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन किया यहाँ पे। उसके अलावा पोटेंशियल हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, इसका डेरिवेशन किया। तो आप भी ये डेरिवेशन एक बार वीडियो को देखकर खुद से ट्राई करें, नहीं होता है तो फिर से दोबारा वीडियो को देख लें। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्टूडेंट्स इसी तरह से एक एक टॉपिक सब क्लियर करेंगे। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे सेंड कर दीजिए कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मुझे जरूरत है उस टॉपिक में मैं पहले वीडियो बना दूंगा। और इसी तरह से सारे वीडियो को एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम मजे से सीखने के लिए, विजुअल के साथ विजुअल फिजिक्स सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। Thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe this channel. Okay, thank you.